हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं आपको आज वो आगे बढ़ा करके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको 8 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा जो भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो सारे के सारे जो है थोड़ा सा समझना है, ताकि आप जब एग्जाम में लिखे तो इसको में से पूरा का पूरा नंबर आपको मिल सके। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ से जो है वो आपसे अगर जो भी सवाल पूछा जाता है वो थोड़ा सा लॉजिकल रहता है, इसलिए समझना बेहद ज़रूरी होता है इन सारे सवालों को। ठीक है, तो क्वेश्चंस को मैं दर बाय दर लूँगा। पहले इसमें मैं आपको 8 क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ, यानी कि इस वीडियो में मैं आपको 8 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इसमें 8 क्वेश्चन है, तो मैंने सबसे पहले 2 क्वेश्चन लिखा हूँ। इस 2 क्वेश्चन को समझाऊंगा, इसके बाद मैं फिर आगे क्वेश्चन और लूँगा और उसको फिर समझाऊंगा। ठीक है, और ये चीज़ जरूर सुनिए कि मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ उसके साथ साथ उसका आंसर लिखना कैसे है मैं वो भी बताता हूँ, ताकि आप जब उसको लिखें तो ये पता चल सके कि हाँ, वो लिखने का तरीका ठीक है। और लिखने से क्या होता है कि एक प्रैक्टिस बन पाता है, ताकि आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो उसमें से आपको क्या होगा कि पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ उसके साथ साथ लास्ट में पहले समझाता हूँ, उसके बाद लास्ट में इसका आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चंस लेते हैं, और क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे थोड़ा सा लॉजिक है, इसलिए समझना है और सारे क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये 2 क्वेश्चन है, इसको समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें ये बोला जा रहा है कि संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील संयोजकताएं दर्शाती है क्यों। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन समझना है अच्छे से। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो संक्रमण धातुएं है ये परिवर्तनशील संयोजकताएं दर्शाती है क्यों। यानी कि जो संक्रमण धातु होता है, आपको पता होगा कि संक्रमण धातु किसको बोला जाता है। ठीक है, जो DNF ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है उसको संक्रमण धातु बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो संक्रमण धातु होती है ये परिवर्तनशील संयोजकता क्यों दर्शाती है, तो सिंपल है, जो संक्रमण धातु है, ठीक है, ये परिवर्तनशील संयोजकता इसलिए दर्शाता है क्योंकि संक्रमण धातु जितना है इसमें जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक को बोला जाता है संक्रमण, क्योंकि वो बीच में रहता है। ठीक है, एफ ब्लॉक जो है उसमें से बाहर आवर्त सारणी में ही रहता है, लेकिन वो थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, बाद में उसमें लैंथेनाइन, एक्टिनाइन संकुचन यानी कि एफ ब्लॉक के बारे में अलग से पढ़ना है। ठीक है, तो डी ब्लॉक को संक्रमण धातु बोला जाता है। जनरली होता क्या है कि संक्रमण धातु जो है वो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है, यानी कि इसका जो संयोजकता है वो परिवर्तनशील रहता है। क्यों रहता है उसको समझाना है। तो संक्रमण धातु जो है, जो संक्रमण धातु होता है, जो संक्रमण धातु होता है, ठीक है, इस संक्रमण धातु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है, जो कि होता है N-1 डी 1 से 10 तक होता है और NH2 होता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि संक्रमण धातुएं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो संक्रमण धातु है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, N-1 डी 1 से 10 और NH2 होता है। ठीक है, समझ में आ गया हो गया। फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छा से कि N-1 डी 1 से 10 और NH2 ये क्या होता है, संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो N-1 डी 1 से 10 और जो NH2 है, ये दोनों को दोनों जो कक्षा है ये दोनों की ऊर्जाएं लगभग समान होती है। N-1 डी 1 से 10 तक और NH2 जो है, यानी कि N-1 डी और NH2 इसमें देखा जाए तो दो है, एक है N-1 डी और दूसरा है NH2। तो ये दोनों का ऊर्जा क्या होता है, लगभग समान होता है। ऊर्जा लगभग समान होता है। ठीक है, और तो और N-1 डी और जो NH2 है ये दोनों जो है मिल करके क्या करता है, बंधन के निर्माण में ये योगदान देता है। ठीक है, आबंध जो बनता है, इलेक्ट्रॉन आबंध जो बनता है, इलेक्ट्रॉन आबंध के निर्माण में ये योगदान देता है। इलेक्ट्रॉन आबंध के निर्माण में ये क्या करता है, योगदान देता है। क्या करता है, योगदान देता है। इसलिए संक्रमण धातु जो होती है वो परिवर्तनशील संयोजकताएं दर्शाती है।
समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या था मैं फिर से रिपीट करता हूँ और उसका आंसर भी बताने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि वही चीज़ है, मैंने पहले समझाया, अब उसका आंसर लिखना कैसे है उसको बताऊंगा। तो संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील संयोजकताएं दर्शाती है क्यों? क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि संक्रमण धातु जो होती है वो परिवर्तनशील संयोजकताएं दर्शाती है क्यों? तो सिंपल है, जो संक्रमण धातु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है, क्या होता है N-1D 1 से 10 और NH2, ये क्या होता है संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। याद रखने का सिंपल तरीका है, आप इसको लिखिए 2-3 बार याद हो जाएगा। N-1D 1 से 10 NH2, N-1D 1 से 10, N-1 इंटू D 1 से 10 और NH2। इस प्रकार से आप 2-3 बार इसको लिख लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या होता है N-1D 1 से 10 NH2। यानी कि आपको पता होगा N1 से 10 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डी ब्लॉक, इसमें जो डी कोष होता है, डी कोष में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाता है, ये आपको पता होगा। जो एस कक्षा होता है, एस कक्षा में मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। पी कक्षा में जो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाता है, डी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन जाता है और एफ कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन जाता है। इस प्रकार से N-1D 1 से 10, यानी कि क्योंकि पता होगा कि डी कक्षा में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इसलिए N-1D 1 से 10 और NH2 कहने का मतलब यहाँ पे इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और चूंकि पता होगा कि एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम जाता है, इसलिए यहाँ पे NH2 समझ में आ गया होगा। तो संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है N-1D 1 से 10 NH2 होता है। अब इसमें N-1D और NH2 जो कक्षा है, ये दोनों की ऊर्जा लगभग समान होती है, और N-1D और NH2 जो है ये इलेक्ट्रॉन आबंध के निर्माण में योगदान देता है, इसलिए संक्रमण धातु की संक्रमण धातुएं जो होती है ये परिवर्तनशील संयोजकताएं दर्शाती है। उम्मीद समझ में आ गया होगा। मैं फिर से क्वेश्चन का आंसर रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ये बोला गया था कि संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील संयोजकताएं दर्शाती है क्यों? तो सिंपल इसका आंसर ये होगा कि संक्रमण धातुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है N-1D 1 से 10 NH2, जिसमें N-1D और NH2 दोनों की ऊर्जा लगभग समान होती है, और N-1D और NH2 जो है ये इलेक्ट्रॉन आबंध के निर्माण में योगदान देता है, इसलिए संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील संयोजकताएं दर्शाती है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला जा रहा है कि HI की अम्लीय शक्ति HCl या HF से अधिक होती है क्यों? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो HI है, HI की जो अम्लीय शक्ति है वो HCl और HF से अधिक होता है क्यों? तो ये क्वेश्चन है, इसका एक और ट्रेंड है क्वेश्चन को पूछने का, मतलब भाषा यही होगा, इसमें जो समझाया जाएगा वही चीज लिखना है इसमें भी। बस इसमें इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन है कि HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है क्यों? यहाँ पे वही है, यही क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जा सकता है कि HF जो है वो HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है। ठीक है, HF क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, दुर्बल अम्ल है, क्यों है? तो अभी जो मैं समझाऊंगा उसी को इसमें लिखना है। हालांकि क्वेश्चन वही है, मतलब आंसर वही होगा। क्वेश्चन दो है अथवा करके, मतलब दोनों का आंसर जो समझने वाली बातें है वो एक ही है। हालांकि क्वेश्चन का ट्रेंड वही है, क्वेश्चन 2 इससे आ सकता है और दोनों का आंसर सेम ही होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है, सेम वही है कि HI की अम्लीय शक्ति HCl और HF से अधिक क्यों होता है, और दूसरा यही है कि HF जो है वो HI की तुलना में दुर्बल अम्ल काहे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो आइए इसको जानते हैं कि ये क्यों होता है। सबसे पहली बात ये है कि जो HI का जो अम्लीय शक्ति है वो HCl और HF से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका सिंपल है, जो HI का जो आबंध लंबाई होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है, HI का जो आबंध लंबाई है, HI जो है, HI का जो आबंध लंबाई है, आबंध लंबाई, ठीक है, आबंध लंबाई जो है ये क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। HI का जो आबंध लंबाई है ये क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, किससे, तो HCl और HF से। किससे बड़ा होता है, तो ये होता है HCl और HF से बड़ा होता है। समझ में आ गया होगा। HI का आबंध लंबाई जो है वो HCl और HF से क्या होता है, बड़ा होता है। सिंपल है। अब देखा जाए तो HI का जो विघटन है वो HCl और HF की तुलना में आसानी से हो जाता है। HI का आबंध लंबाई बड़ा है
क्योंकि HI का जो आबंध लंबाई है ये बड़ा है, इसलिए HI का जो विघटन है मतलब इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका विघटन जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसको कम टेम्परेचर पे ही मतलब ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आसानी से विघटित हो जाता है, टूट जाता है इसके आबंध बॉन्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका आबंध लंबाई जो है बड़ा होता है, इसलिए इसका विघटन जो है ये आसानी से टूट जाता है। जबकि HF और HCl नहीं टूटता है, क्योंकि इसका आकार जो है वो इससे छोटा होता है और इसका आबंध लंबाई जो होता है ना ये थोड़ा मजबूत होता है, क्योंकि HF है और HCl है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो थोड़ा हाई होता है। यहाँ पे आकार का बात है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पहले बस समझा देते हैं क्वेश्चन फिर से, कि जो HI की अम्लीय शक्ति है वो HCl और HF से अधिक होती है, क्यों? तो सिंपल है इसका आंसर कि HI का जो आबंध लंबाई है वो बड़ा होता है HCl और HF से। ठीक है, HI का जो आबंध लंबाई होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है किससे? HCl और HF से। और HI के आबंध का विघटन जो है वो आसान होता है, बहुत आसानी से ये टूट जाता है, और इसलिए HI की अम्लीय शक्ति ज्यादा हो जाती है HCl और HF से। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर ये सवाल नहीं पूछ करके अगर ये सवाल पूछ दिया जाएगा कि HF जो है वो HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, क्यों? तभी भी इसका आंसर, इसका जवाब यही देना है, और वो जवाब यही होगा कि HI की आबंध लंबाई बड़ी होती है HF और HCl से, और HI का विघटन, HI में हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो आबंध है, जो बॉन्ड बना हुआ है वो वीक है, कमजोर है, इसलिए वो आसानी से टूट जाएगा। इसका विघटन जो है वो आसान होता है, इसलिए HF जो है वो दुर्बल अम्ल है HI से। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन था संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील संयोजकताएं दर्शाती है, क्यों? और दूसरा क्वेश्चन था HI की अम्लीय शक्ति HCl और HF से अधिक होती है, क्यों? ये दोनों का आंसर आपको पता चल गया होगा। और लिखना कैसे है एज इट इज, जैसे मैं लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि BCl3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे पहले 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसमें बोला जा रहा है कि BCl3 जो है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्यों? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। आप नहीं विश्वास होगा तो आप किसी भी सेट को उठा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी सेट होगा उस सेट में इस प्रकार का क्वेश्चन अगर नहीं रहता है तब देखिएगा और यहाँ पे आपके बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा रहता ही है। तो BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है, इसका रीजन बताना है। ठीक है, तो BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है उसका रीजन बताना है। देखिए, BCl3 की अगर बात किया जाए तो BCl3 जो है, ठीक है, इसमें जो एक बोरोन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे जैसे हम बताए हुए कि वर्ग 15 का जो तत्व है वो MH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाता है, उसी में एक ये भी है BCl3। ठीक है, समझ में आया। तो उसी तरह से अगर बात किया जाए BCl3 में, तो ये जो है BCl3 जो है, इसमें बोरोन जो है ये क्या करता है, इस बोरोन पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसको बोला जाता है निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन। इसको बोला जाता है क्या? निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इसको बोला जाता है। और जो निर्जन जोड़ी का इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन, निर्जन जोड़ी का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। किसको? जो इसमें जो बोरॉन है जिसपे क्या है, निर्जन जोड़ी का इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है किसकी? इसकी, BCl3 की। ठीक है, तो इसमें जो BCl3 में जो बोरॉन है, इसमें क्या होता है, एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन होता है, 1 लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है, और इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो BCl3 है, इसलिए जो BCl3 है ये क्या है, एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, लुईस अम्ल की तरह काम करता है। ठीक है,
समझ में आ गया होगा कि ये BCl3 जो है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है। सिंपल है इसका आंसर, जो BCl3 है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है। तो BCl3 में जो बोरॉन है इस पर क्या होता है, वन लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है, एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन होता है, एक एकाकी युग्म का इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता इसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसीलिए ये BCl3 जो है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि जो H3PO3 है वो अपकारक और ऑक्सीकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है, लेकिन जबकि H3PO4 केवल ऑक्सीकारक होता है, क्यों। क्वेश्चन समझ में आया नहीं, क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो H3PO3 है वो अपकारक और ऑक्सीकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है, जबकि H3PO4 ऑक्सीकारक होता है, केवल ऑक्सीकारक होता है, क्यों। इसके पीछे का रीजन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले H3PO, इसमें दो यौगिक है, एक है H3PO3 और दूसरा है H3PO4। ठीक है, अब इसमें जो फास्फोरस है, सेंट्रल परमाणु क्या है, इसमें फास्फोरस है, तो फास्फोरस का क्या लिखेंगे, इसमें हम फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या लिख करके देखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ऑक्सीकरण शॉर्ट में लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इसमें H3PO3 में हम फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या को अगर देखें तो यहाँ से हमें कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। जैसे अगर जनरली अगर यहाँ पे इसका अगर इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाए तो क्या हो सकता है। देखिए, ऑक्सीकरण संख्या लिखने का एकदम सिंपल तरीका है, अगर जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो इसको हम x मान लेंगे। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या होता है +1, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, तो जिसका भी निकालना होगा, अगर जिसका भी निकालना होगा, तो जिसका भी हमको यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है तो उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फास्फोरस की निकालनी है तो फास्फोरस को x मान लेंगे, और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हो जाएगा +3, यानी कि इसकी हो जाएगी +3 हाइड्रोजन का। तो हम क्या किए हैं, हाइड्रोजन की +3 हो गई ऑक्सीकरण संख्या, फास्फोरस का निकालना था, इसको हमने x मान लिया, बीच में सब में प्लस साइन लगेगा, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो होता है -2। क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, -2। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है इसलिए क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, और बीच में ऐड का चिन्ह लगाएंगे, और H3PO3 जो है इस पर कोई आयन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए बराबर में 0 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से अगर देखा जाए तो x +3 और -6 क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगा, +3, क्या आ जाएगा, +3। इस प्रकार से यहाँ पे जो H3PO3 में जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या आई, +3 आकर निकल के आया। अब इस प्रकार से हम H3PO4 का निकाल के बताते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि x यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, जो x का मान है वो क्या आया, +3 आया, यानी कि ये x का ऑक्सीकरण, x को हमने क्या माना था, फास्फोरस को माना था, तो ये फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या को बताता है, जो कि क्या है, +3 है। ठीक है, अब यहाँ H3PO4 में हम फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या को निकालेंगे, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या को निकालेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे। तो हमने बताया कि एक हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +1, 3 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, +3, प्लस लगेगा बीच में, फास्फोरस का निकालना है x मान लेंगे, और फिर प्लस लगेगा बीच में। ऑक्सीजन का अभी हमने बताया, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो क्या होता है, -2 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है कितना, 4, इसलिए क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, और इस पर कोई आयन नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे, यानी कि हमेशा लास्ट में 0 कर देना है। +3 और -8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -5 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या जाएगा, +5। इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या देख सकते हैं, ये फास्फोरस की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है, दिख रहा है ना।
नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये जो X+5 आया है ये फास्फोरस की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या को ये दर्शाता है, ठीक है। फास्फोरस की ये क्या है, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। क्या ये X का जो मान आया है, X की जो वैल्यू आया है प्लस का 5, ये क्या करता है, X की अधिकतम, या जो फास्फोरस है, फास्फोरस का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या यही होता है +5, ठीक है। फास्फोरस का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या यही होता है +5, ठीक है। इस प्रकार से जो H3PO3 है वो केवल क्या है, अवकारक और ऑक्सीकारक दोनों है, यानी कि H3PO3 जो है वो अवकारक और ऑक्सीकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है, लेकिन जो H3PO4 है ये केवल और केवल ऑक्सीकारक होता है। यहाँ पे ऑक्सीकारक और अवकारक का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीकरण करवाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई एजेंट होता है वो कोई काम को करता है तो वो खुद नहीं करेगा, खुद का काम नहीं करेगा, एजेंट किसी दूसरे का काम करता है, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीकारक उसको बोलेंगे जो ऑक्सीकरण करवाएगा, तो वो खुद का नहीं करवाएगा, दूसरे का करवाएगा, सामने वाले का करवाएगा। तो उस प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीकारक जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करवाएगा, तो अगर सामने वाला को वो ऑक्सीकरण करवाएगा तो खुद का क्या करवाएगा, अपचयन करवाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अवकरण करवाता है, तो अवकरण को ही अपचयन बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकारक क्या होता है, जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करवाता है। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जहाँ पे ऑक्सीकरण होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाता है, और जहाँ पे अवकरण होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, H3PO3 अवकारक और ऑक्सीकारक दोनों है, मतलब ये ऑक्सीकरण भी करवाएगा और अपकरण भी करवाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग भी करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करेगा, ठीक है। लेकिन क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो क्या, ये +3 आई है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो H3PO4 है इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आया है, +5, जो कि अधिकतम है, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए H3PO4 जो है वो केवल और केवल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण, इसमें H3PO4 में जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 निकल के आती है, जो कि मैक्सिमम है, अधिकतम है। इससे ज्यादा फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। जबकि H3PO3 में जो ऑक्सीकरण संख्या निकल के ये फास्फोरस की ये +3 है, ये आगे चल के बढ़ सकती है। इसलिए H3PO3 जो है वो ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है, लेकिन H3PO4 जो है वो केवल और केवल ऑक्सीकारक के जैसा व्यवहार करता है। यहाँ पे ऑक्सीकारक कहने का मतलब सिंपल यही हुआ कि जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करवाएगा उसको ऑक्सीकारक बोला जाएगा, और जो सामने वाले का अवकरण करवाएगा उसको अवकारक बोला जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीकरण का मतलब सिंपल होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना, और अपकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्योंकि हमको 8 क्वेश्चन बताना है, अभी तक 4 क्वेश्चन ही हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है उसको समझते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि H3PO3 अपचायक है जबकि H3PO4 नहीं है, क्यों। तो H3PO3 अपचायक है लेकिन H3PO4 जो है वो नहीं है, क्यों नहीं है, इसका जवाब देना है, ठीक है। तो H3PO3 जो है वो अपचायक है और H3PO4 अपचायक नहीं है, क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीजन बताना है। तो देखिए सिंपल है, जो अपचायक होगा वो अपचयन करवाएगा और जो अपचायक नहीं होगा वो अपचयन नहीं करवाएगा। बिल्कुल पिछले बार की तरह क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा लॉजिक चेंज होगा, बस वही है, नाम चेंज है, ठीक है। तो H3PO3 क्या बोला है, H3PO3, तो H3PO3 में हम क्या निकालेंगे, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो हमने बताया कि जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो उसको X मान लेंगे। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हाइड्रोजन का याद रखना है, कुछ कुछ का याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1 होता है, ठीक है, +1 होता है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो +3 हो जाएगा, प्लस बीच में हमेशा लगाएंगे। फास्फोरस का निकालना है, X मान लेंगे, प्लस बीच में लगाएंगे फिर, ठीक है, प्लस बीच में लगाएंगे। और जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो है वो होता है -2। क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा इसका 18 6 हो जाएगा, सॉरी, प्लस और 2 3 6, यानी कि -6 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इज इक्वल टू 0 कर देंगे। उसके बाद यहाँ से x -3 आ जाएगा बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी क्या, +3,
ठीक है, x का मान क्या आएगा, प्लस का 3। तो ये जो x का मान आया है प्लस का 3 आया, ये क्या बता रहा है, H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या बता रही है। क्या बता रही है, फास्फोरस की ये ऑक्सीकरण संख्या है, जो कि कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया है, ये +3 आया है। जबकि H3PO4 की बात करें तो अभी हमने इसका निकाल के बताया था, फास्फोरस का अगर ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाएगा तो हाइड्रोजन का हो जाएगा +3, प्लस फास्फोरस का निकालना है x मान लेंगे, प्लस एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन होता है -8 हो जाएगा, बराबर 0। यानी कि x - 5 = 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 5 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, प्लस का 5, यानी कि H3PO4 में जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, प्लस का 5 है। क्या है, प्लस का 5 है। अब यहाँ पर जो समझते हैं कि जो H3PO3 है वो अपचायक इसी रीजन से है क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, प्लस का 3 है, और इसका ये केवल अपचायक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है प्लस का 5 है, ये अधिकतम है। ये क्या है, अधिकतम है, फास्फोरस की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। लेकिन ये क्या है, ये +3 है, ये आगे और बढ़ सकता है। मतलब अगर बात किया जाए तो +3 कब आता है, अगर किसी पे +3 आए मतलब उसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा, तो ये और इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि ये +3 ऑक्सीकरण संख्या है, जो कि ये आगे और बढ़ सकता है। लेकिन ये +5 ये अधिकतम है, फास्फोरस की +5 जो है वो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, इसलिए H3PO3 जो है वो अपचायक है, जबकि H3PO4 अपचायक नहीं है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। उसका फिर से समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या था। तो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि H3PO3 अपचायक है, जबकि H3PO4 अपचायक नहीं है, क्यों। तो इसका आंसर में क्या लिखाएगा, तो इसका आंसर सिंपल लिखना है कि H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +3 होती है, जबकि H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, प्लस का 5 होती है, जो कि अधिकतम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, इसलिए ये H3PO3 जो है वो अपचायक है और H3PO4 जो है वो अपचायक नहीं है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है उसको पहले ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है कि H2S सिर्फ अवकारक है, जबकि SO2 जो है वो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, क्यों। इसका व्याख्या करना है, बताना है। ठीक है, तो ऐसे जो भी सवाल मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 नंबर या सवाल है ये। ठीक है, तो H2S सिर्फ अवकारक है, लेकिन SO2 जो है वो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो क्यों करता है उसको जानते हैं। अगर H2S की बात किया जाएगा तो H2S है, दूसरा क्या है, SO2 है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखा जाए तो H2S जो है इसमें अगर सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाए, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या अगर निकाला जाए, H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण
ठीक है, तो ये किसी से क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसलिए माइनस में आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो H2S है, जो H2S है, ठीक है, ये केवल और केवल क्या है, अवकारक है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया है, -2 आया, जो ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन लिया है, इसका मतलब -2 आया है। इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, इसी हम्म तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद इसके आगे का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा, और कुछ सेट का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, बस यही है। और अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर समझ में आता है, तो क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो जरूरी है कि आपको इस यहाँ पे जो भी समझ, इस चीज़ को अगर समझते हैं, ये आपके लिए अगर अच्छा लग रहा है, अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है, इफेक्टिव लगता है, तो बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है।